नीट की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। नीट की परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों से छात्र नाराज हैं। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को रद्द करने और इसकी जांच के लिए कई याचिकाएं दी गई हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है। मामला गंभीर है, इसीलिए कोर्ट ने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नीट की परीक्षा में जरा सी भी खामी पाई गई तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। छात्रों की मेहनत का सवाल है, इसीलिए एनटीए छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके सुधारा जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था, तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। परीक्षा में गड़बड़ी के तार गुजरात और हरियाणा से लेकर बिहार तक जुड़े नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक्शन में है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ का सिलसिला जारी है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कह रही है। एजेंसी सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा का मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि नीट की परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और इसे एक बड़ा घोटाला बताया। 716 अंक तो हो सकते हैं, 715 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 718, 719 अंक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। नीट एग्जाम इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, आई विल प्लीड विद ask them to conduct again the exam. That is the only solution. It's a big fraud, and this starts with Gujarat. There lies the issue. इधर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए नीट का रिजल्ट रद्द कर दिया है। 23 जून को इन छात्रों का री एग्जाम होगा, लेकिन नीट की परीक्षा ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में धांधली कैसे हुई? एक साथ 67 स्टूडेंट टॉपर कैसे बन गए? स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया? इसे सिर्फ एनटीए की गलती माना जाए या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है? और इस बार नीट की परीक्षा से स्टूडेंट्स का जो भरोसा टूटा है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो कई सारे सवाल हैं जो इस नीट की परीक्षा से लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को आज जानने समझने की कोशिश रहेगी, चाहे वो राजनीति इस पर हो रही हो, चाहे वो पर्चा लीक का मामला हो, चाहे वो ग्रेस मार्क्स का मामला हो, चाहे वो काउंसलिंग या पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने की बात हो। ये सभी पहलू हैं इस पूरी चर्चा में जिन्हें आज हम विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे, जो कि एक पिटिशनर भी हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यूरोलॉजी के डॉक्टर राहुल चावला, आप न सिर्फ एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, आपने भी एक समय में नीट ही क्लियर की, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लेकर आए थे और इस वक्त ढेर सारे ऐसे बच्चों की जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जिन्हें नीट क्लियर करना होता है, बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होता है, उनकी आप मदद करते हैं। एलन कैरियर के को फाउंडर ब्रिजेश माहेश्वरी जी, जो कि एक पिटिशनर भी हैं या को पिटिशनर मैं कहूँ, आपने भी याचिका लगा रखी इस पूरे मामले में। अड्डा 247 के फाउंडर अनिल नागर जी,
जो ऐसे मामलों पर अक्सर अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं, और साथ ही हैं अपोलो क्लिनिक्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी। आपको बुलाने का जो कारण है वो ये है कि इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे चाहे तो ये पूरी बातचीत सामने आई है या जो तैयारी कर रहे हैं, इवन अभी उन्हें अगले साल नीट देनी होगी, उनको मानसिक प्रताड़ना एक तरीके से कहिए उससे गुजरना पड़ रहा है, वो एंगल भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महेश्वरी जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि आप इसमें एक पिटिशनर भी हैं। अब देखिए, बहुत सारे मामले अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, फिर उनको एक जगह कोलेट करने की बात भी कही थी। चलिए, माहेश्वरी साहब भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं डॉक्टर राहुल आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप इस पूरी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। आपने नीट दिया भी है और अब आप लोगों को उसके लिए प्रेरित भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। ये जो सब कुछ हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। पहली बात तो ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें इम्पर्सोनेशन और पेपर लीक की घटनाएं पहले से चलती आ रही हैं। छोटे मोटे लेवल पे हर साल इस तरह की बातें हमेशा होती रहती आई हैं, पर इस बार जिस मैग्नीट्यूड से ये इरेगुलरिटीज हुई हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। आप ये समझिए कि 720 में से 720 60 से ऊपर बच्चों के आ रहे हैं, जो कि पिछले साल 2 से 3 बच्चों के आते थे। 700 से ऊपर नंबर इतनी संख्या में बच्चों के आए हैं। इतने लार्ज लेवल पर रैंक का इन्फ्लेशन जो हुआ है, इसके साथ ही जो इरेगुलरिटी सामने आई है, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का आवंटन, बिना किसी आधार के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, किन बच्चों को दिया गया, कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, और सिलेक्टिवली कुछ बच्चों को ही क्यों दिए गए, बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिए गए। ये इतनी सारी इरेगुलरिटीज इस एग्जाम में हुई हैं, और जिस लेवल का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, आप ये समझिए कि जिस बच्चे के पहले 650 नंबर आए थे पिछले साल, उसकी करीब 7000 या 8000 रैंक आई होगी, और इसी साल उसी बच्चे की 30000 रैंक आई है। तो आप समझिए कि 5 to 7 टाइम जो रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे मेहनतकश बच्चों के एक तो रिजल्ट खराब रहा है, और रैंक इन्फ्लेशन की वजह से कुछ बच्चे तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा कुछ बच्चों को, और जिनको मिल भी पाएगा उनको उनका मन चाहा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्या खड़ी हुई हैं, और आई थिंक एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि आखिर क्या हुआ और क्या गलत हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, लेकिन इस समय जो कमेटी है वो खुद नीट के लोगों से मिलकर बनी है। अनिल नागर साहब, ये इन्वेस्टिगेशन क्या किसी काम की है कि आप अपने लोगों की एक कमेटी बना दें? हालांकि मांग तो ये हो रही कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, एसआईटी बिठाई जाए, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या कहना है आपका? इसमें धांधली हुई है और इसकी बिल्कुल एक बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है नीट, और इंडिया में अगर अब टीयर 2 टीयर 3 जो छोटी जगह के बच्चे होते हैं, स्पेशली छोटी जगह के बच्चे, उनके लिए इंजीनियरिंग, आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये सबसे बड़े ड्रीम होते हैं उनकी लाइफ में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जिस एज में ये बच्चे एग्जाम देते हैं, 16, 17, 18 साल की एज में, ये बहुत वैसी एज है जहाँ पे हम एक इम्प्रेशन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि अब वो स्कूल से बाहर निकल के हमारे सिस्टम में आने वाले हैं। तो वहां पर हमें बच्चों का ट्रस्ट मेंटेन करना सिस्टम के अंदर, वो बहुत जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने पास्ट में जब भी इस तरह के इंसिडेंट हुए, यही देखा है कि बहुत जल्दी सेंटर इसमें एक्ट करता है, बहुत जल्दी एक्शन होता है। मैंने खुद 1997 में आईआईटी का एग्जाम दिया था, और लीक हुआ था, कुछ तो हुआ था उसमें, बट विद इन सेम डे, उसी दिन के शाम तक हमें पता लग गया था कि सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई है और एग्जाम फिर से दोबारा से कंडक्ट होगा। तो ज्यादातर मैंने पास्ट में ऐसा ही देखा है कि इसमें बहुत जल्दी से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत बच्चों को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकती हैं, और स्पेशली इस एज के बच्चों पे। तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर एनटीए के अंदर के ही लोग जांच कर रहे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि ये जिस तरह इवेंट पूरे अनफोल्ड हुए हैं, उसमें बहुत सारे संदेह के कारण है। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि 5 तारीख को एग्जाम हुआ, और 6 तारीख को एनटीए ने एक नोटिस निकाला अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने उसमें लिखा कि एग्जाम हर जगह, एक सेंटर को छोड़कर, सवाई माधोपुर का एक सेंटर था, उसको छोड़कर हर जगह एग्जाम शांतिपूर्वक हुआ है, टाइम से एग्जाम स्टार्ट हुआ, टाइम से एग्जाम खत्म हुआ। ये उन्होंने खुद नोटिस निकाला अपनी वेबसाइट पे। थोड़े दिन के बाद जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब लोगों ने नोटिस किया कि यार ये
718 कैसे मार्क्स आ गए, 719 कैसे आ गए, और वो भी कहाँ से आया? वो भी इस वजह से आया कि लोगों ने नोटिस किया कि यार इस बार मार्क्स बहुत इन्फ्लेट हो गए सभी के, तब उसमें लोगों ने मांग की, तब ये निकल के आया। तो तब एनटीए ने उसको बताया कि ये इस वजह से आए हैं क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स भी इसलिए दिए हैं कि कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे या डिफरेंट कोर्ट्स में चले गए थे, उन्होंने क्लेम किया था कि हमारा टाइम लॉस हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने 6 तारीख को नोटिस निकाला कि यार सब शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, आपने खुद ही लिखा, तो फिर आपने रिजल्ट में बिना किसी को कुछ भी बताए ये ग्रेस मार्क्स कहां से ऐड कर दिए? क्योंकि ग्रेस मार्क्स का आप बोल रहे हो कि यार ये उस वजह से आए हैं कि टाइम लॉस हुआ है, और आप तो कह रहे थे कि टाइम लॉस नहीं हुआ। और स्पेशली ये लोग अपने जो एनटीए का प्रोस्पेक्टस है, जो वेबसाइट पे ये मेंशन करते हैं कि जब भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है नीट का, तो हर जगह मैंडेटरी सीसीटीवी कैमरास हैं और ये लोग लाइव मॉनिटर करते हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ था डिफरेंट सेंटर्स पे, तो अगेन उनका जो एक वो था, एक मतलब एक जो उनका कहने का मतलब था कि हमने मॉनिटर किया है हर जगह और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन गड़बड़ तो हुई। तो मुझे काफी संदेह है कि इंटरनली जो इंक्वायरी होगी उससे क्या निकल के आएगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। राइट। अलग पांडे साहब फिजिक्सवाला.com के वो भी जुड़ गए हैं और आप भी पिटिशनर हैं इसमें और काफ़ी वोकल देखा हमने आपको तमाम टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आपकी बातें आ रही है। अलग ये बताइए कि हमारे साथ डॉक्टर राहुल चावला भी यहाँ, हो सकता है आप इन्हें जानते भी हों, AIR-1 होल्ड करते हैं जब इन्होंने परीक्षा दी थी नीट की और आज की तारीख में दूसरे बच्चों की मदद करते हैं। इनका कहना है कि ये होता रहा है, पहले भी पेपर लीक होते हैं। यहाँ पर अनिल नागर साहब है जिन्होंने IIT दिया एक ज़माने में, उन्होंने कहा उस साल भी हुआ था। एक तो है कि पेपर लीक हो गया, किसी जगह पे कुछ मिली भगत हो गई लोकल सेंटर पे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इस बार जो लग रहा है 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक आना, सब एक सेंटर के होना, मतलब पूरा अगर आप सारे डॉट्स जोड़ें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ बहुत संगठित तरीके से हुआ। ये एक सेंटर की या किसी एक आदमी की मिली भगत की बात नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल खड़ा कर रही है, और यही बात है कि पेपर लीक ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली बार हुई है। ये एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सबके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गया पेपर लीक को लेके। मतलब चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे वो अब नीट का पेपर हो, हर जगह पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर गैंग बैठते हैं और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना इस बार 719 और 718 का नंबर सामने आ जाना, 67 बच्चों के 720 में 720 आ जाना, एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 में 720 ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना, 640 नंबर पे जहां पहले 6000, 7000, 10000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, वो 40000 ऑल इंडिया रैंक हो जाना, 605, 610 जो नीट का कट ऑफ होता था, वो कट ऑफ आज 650 पहुंच जाना। एक साथ इतनी एनॉमलीज हो गई है ना कि अब यहाँ पे सवाल तो उठ चुका है। और आप भी देख लें, अब कहीं ना कहीं आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी अब ये चीज बोली जा चुकी है कि एनटीए में सुधार की बहुत जरूरत है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत समय से जरूरत थी। अब ये चीज नोटिस में आ गई है। हर दिन हम देखते हैं कि जैसे हमारी जब हियरिंग थी, जिस दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, पहले दिन एनटीए आता है, कहता है हम ग्रेस नंबर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट अब लेके ही नहीं रखेंगे, 1563 बच्चों को हम पूरी तरह से हटा रहे हैं उनका रीटेस्ट। अब यहाँ ये सवाल उठता है कितने बच्चों को ग्रेस दिए थे? एक बच्चा आज ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस दिए थे। जैसे लिखा है ना 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए थे। ये नंबर की विश्वसनीयता पे सवाल उठ चुका है। ये नंबर 1563 है कि 10,000 है कि 5,000 है कि 15,000 है, कितना नंबर ग्रेस दिया था अभी तक नहीं बताया है। खुल के बातें सामने आ रही है। कोई बच्चे को 140 नंबर ग्रेस मिला है, किसी को 85 नंबर ग्रेस मिला है। तो अब ये पूरी तरह से ना उनके डेटाबेस की ऑडिट की डिमांड है और हमारी पीआईएल में भी ये चीज लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक कमेटी बने जो एनटीए की पूरी अब ऑडिट हो, उनका डेटाबेस हो, जांच हो। 1563 नंबर की भले ही वो बात हो, ग्रेस नंबर की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, अब हर चीज की एक सुपर लेवल पे जांच जरूरी है। अब इससे काम नहीं चलेगा कि हम 1563 बच्चों को ग्रेस हटाते हैं और सब बढ़िया हो गया। जैसे हम लोग की हियरिंग हुई थी उसके बाद मीडिया में कुछ जगह ये चला था कि बच्चों को मिली बड़ी राहत और इस चीज में एनटीए ने मानी गलती। नहीं भाई, अभी बच्चों को राहत नहीं मिली है। ये तो मुद्दा दबाने वाली बात हो गई कि 1563 के ग्रेस को हम पूरी तरह से छुपा देते हैं और पूरी तरह से मुद्दा दब जाएगा। कहानी तो अभी शुरू हुई है ना। अगर आप इतने दिन से इस चीज पे अड़े हुए थे कि ग्रेस नंबर हमने सही दिया है, आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे दिया है, क्लैट एग्जाम के, तो पहले ही दिन आते आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको हम पूरी तरह से हटा देते हैं? अभी एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने है और जो अपने पास है वो ये है कि एनटीए ने अपनी नोटिस के अंदर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार बोला कि हमने 4 स्टेट के फ्यू सेंटर्स को ग्रेस नंबर दिए।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के 6 सेंटर्स को ग्रेस दिए। क्या इससे ज्यादा स्टेट्स हैं? क्या इसके बाहर के सेंटर में भी ग्रेस नंबर मिले हैं? क्योंकि ऐसी भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। तो इट्स रियली 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 रिकमेंडेड कि जल्द से जल्द इनकी अब जांच हो, इनके डेटाबेस की जांच हो और अच्छे स्टेप्स लिए जाएं, कड़े स्टेप्स लिए जाएं। ठीक है, अच्छे और कड़े स्टेप्स लिए जाएं। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठा व्यापारी भी हमारे साथ है। श्रेष्ठा जी, मैं उस सवाल पे तो बाद में आऊंगा कि बच्चों की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, उसी पेशे से जुड़ी हुई ये एग्जामिनेशन है। ये जो कुछ घटा इस बार नीट में, या पहले की चलिए हम बातें छोड़ते हैं, लेकिन इस साल जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना? देश की इतनी बड़ी एग्जाम, इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम, और सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं और ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि यहां से डॉक्टर्स बनते हैं इस एग्जामिनेशन से। कुछ और चीज होती तो फिर भी हम सोचते, डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि बच्चे के दिल, दिमाग, जज्बात, पूरा परिवार, हर लोग इस सपने के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये जो शुरू होती है, ये नीट का प्रिपरेशन या जेई का प्रिपरेशन, 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th जर्नी यहाँ से ही शुरू होती है। तो बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, एक फ्यूचर, एक आगे का करियर, उसके साथ अब्रॉड जाऊं, पढ़ूं, क्या करूं, बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। इट इज नॉट सिंपली एन एग्जाम, इट इज अबाउट अ पर्सन्स एंटायर ड्रीम, करियर, फ्यूचर, हर चीज। इसको इतने हल्के में लेना, या तो मैं पॉलिटिकल एंगल पे या जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो राय दे रहे हैं, मैं उस लेवल पे कुछ बात नहीं करूंगी। मैं बहुत ही बुनियादी जज्बाती तौर पे एक बात रखना चाहूंगी कि एक बच्चा जब 6, 7, 8, मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड से ही पेरेंट उनको जिनके माँ बाप, माता पिता डॉक्टर्स है, या दोनों में से कोई एक है, या माता पिता में से कोई एक इंजीनियर है, हम देखते हैं कि नेचुरली एक इंक्लिनेशन आता है उस फैमिली में अगले पीढ़ी को उसी प्रोफेशन में डालना। तो हम समझ सकते हैं कि 8, 9 स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो पढ़ाई उसी तरीके से करो। तो 9, 10, 11, 12 ये जो 4 साल ये सपना देखना, इसी लेवल पे जो है काम करना, और उसके आगे एक एग्जाम देना, उस एग्जाम के बाद ये जो चीज होता है, एक तो बहुत बड़ी सवाल आ जाता है पूरी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, कि हमारे देश में हम एक ऐसे पेशे के ऊपर हम एग्जाम ले रहे हैं जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर लाइफ सेवर्स, हम मानते हैं दे आर नेक्स्ट टू गॉड ऑन दिस प्लैनेट। तो इतनी बड़ी जो एक चीज है, इसके ऊपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितना ज्यादा इसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी लापरवाही का सबूत हमें इस चीज से मिला। अब ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगल्स क्या है, कौन किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये आज एटलीस्ट मेरा विषय नहीं है बात करने का। मैं इतना देखूंगी कि एक बच्चा जो कि दिन में 10, 12, 13, 14 घंटा भी पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ ये एक बहुत बड़ा जो है एक डिसीट बोलेंगे हम, एक चीटिंग भी बोल सकते हैं। मेरे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं, वो जॉइंट का भी हो सकता है, वो किसी भी इसका हो सकता है, 16, 17, 18, जो अभी एक एक्सपर्ट ने बताया था कि उसी एज ग्रुप का। अब उसी एज ग्रुप का अगर हम मानसिक सिचुएशन देखें आज के जनरेशन में, आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री कि बच्चों में ये ओवर थिंकिंग का हैबिट भी बहुत ज्यादा आ गया है। इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, पेरेंटिंग जिम्मेदार है, ओवर एक्सपोजर जिम्मेदार है, जो भी है उस चीज के ऊपर। ये ऐसा जो एक लाइफस्टाइल है कि सुबह उठो, ये करो, ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, द स्काई विल फॉल इफ आई डू नॉट गेट इनटू दैट प्रोफेशन। एटलीस्ट 20-25 साल पहले शायद इतना ज्यादा भी प्रेशर नहीं था। आज डॉक्टर बनना भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। तो उस लेवल का प्रिपरेशन के बाद, उस मानसिक स्थिति बनाने के बाद जाके जब ऐसा एक परिस्थिति सामने आते हैं, तो एक 16, 17, 18 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीतता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पूरी सिचुएशन का एक इतना डार्क पक्ष है ये, जिसको शायद हमें पूरा अलग से 1 घंटे बात करनी चाहिए कि उस बच्चे के मन में, इनफैक्ट उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के मन पे, मनस्थिति पे, या जो लोग इवन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो शायद इस एग्जाम में भी नहीं है, अभी शायद सपना देख रहे हैं कि एक दिन एग्जाम देंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अब राहुल साहब, एक सवाल मेरे मन में है, एनटीए की हम बात कर रहे हैं, जितना मुझे पता है पहले एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता था, एंड आफ्टर सम टाइम ये एनटीए को दिया गया। ये एनटीए जो बॉडी है, ये किस तरह की बॉडी है, किस तरह से कंस्टिट्यूट होती है, क्या पावर्स है इसके पास, जब इस पे इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, कौन चलाता है इसको?
देखिए एनटीए तो एग्जामिनेशन कंट्रोल बॉडी है। पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो सीबीएसई तो वो है जो कि 11-12 के बोर्ड्स भी लेता है और बाकी हमारा पूरा करिकुलम जो होता है स्कूल लेवल पर उसको निर्धारित करता है। एंड सीबीएसई जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता था। आईआईटी का अपना एग्जाम होता था और AIEEE का अलग एग्जाम होता था जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराता था। आई थिंक 2015 में एक पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये आवाज उठी कि क्योंकि बहुत सारे इस तरह के पेपर लीक की जो है बातें हो रही हैं। इसके अलावा पहले स्टेट का भी अलग अलग एग्जाम होते थे, तो वहां पे भी इस तरह की पेपर लीक की यूजुअली अमूमन इस तरह की बातें चलती रहती थी। फिर बात ये हुई कि क्यों ना हम अलग अलग पेपर्स की जगह सिंगल पेपर कर दें और उसको एक अलग से बॉडी बनाए जो कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो एनटीए एक तरह की प्रोफेशनल बॉडी बना दी गई जो कि एग्जाम कंट्रोल कराती है। एंड उसके आई थिंक आईआईटी जेईई का एग्जाम, नीट का एग्जाम और एक सीयूईटी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। तो इसके अंदर जो है काफी सारे आईएएस ऑफिसर्स और जो भी एग्जाम कंट्रोलर्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा और कोई एम्बेट नहीं है। इनका बेसिक काम जो है एग्जाम कंडक्ट कराना ही है, ये इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सीबीएसई थी उसका सीबीएसई के पास एग्जाम कंडक्ट कराने के अलावा और भी बहुत सारी पावर्स थी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बट एनटीए का सिर्फ एक ही काम है और वो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना। कि हाईली सेंट्रलाइज एक बॉडी बन गई है। अब इसके फायदे भी है तो शायद इसके नुकसान भी है जो हमें दिख रहा है। नागर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बॉडी जो है वो जेईई मेंस के भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। एडवांस तो अभी भी आईआईटीज के हाथ में है, लेकिन मेंस इसी के पास में है। और ये पिछले साल या उसके पिछले साल हुआ था कि देश में एक ही दिन दो अलग अलग दिनों पर एग्जाम कंडक्ट की गई थी। एक हाफ यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें अलग डेट थी, एंड जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, अपर पार्ट ऑफ कंट्री है, उसमें अलग डेट थी। और ये तब भी सवाल उठा था कि दो अलग अलग दिन पे आपने एग्जाम कराई है और उसमें नंबर की डिस्क्रिपेंसीज आई थी। अब वो वहां घोटाला था कि नहीं था, सही था टेक्निकली कि गलत था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नेट का ही काम था। तो क्या ये बॉडी सेंट्रलाइज होने के कारण अपनी पावर्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, या फिर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ओपेक बॉडी बन गई जिसके काम करने के बारे में, जिसके तरीके के बारे में कोई जानता नहीं है, समझता नहीं। और वो तो अभी स्थिति ऐसी बनी जैसा अलग साहब ने बताया कि इतनी सारी ऐसी चीजें हो गई कि सवाल खड़े हो गए, लेकिन पीछे से क्या खेल चल रहा है ये किसे पता। देखिए, इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये नीट का एग्जाम है, इसमें 24-25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के, जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिसमें 20-25 लाख लोग अपीयर होते हैं। तो इनको ग्राउंड पे कराना आसान काम तो नहीं है। वी कैन नॉट से कि यार जैसे जैसे आपने कहा अभी कि एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में नहीं करा पाए थे या फिर हमें कोई और अरेंजमेंट करना पड़ा था, तो ये सब करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब के सॉल्यूशंस इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स जहां पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है कि आप 2 शिफ्ट में कराइए या 3 शिफ्ट में कराइए, 4 शिफ्ट में कराइए, और फिर किसी एक फॉर्मूले के थ्रू उसका नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जो कि काफी एक्सेप्टेबल भी हो गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो देखिए, और दूसरा जो बॉडी की जहां तक बात आती है, तो कोई ना कोई बॉडी तो एग्जाम कराएगी। तो मुझे पर से कि एनटीए में कुछ प्रॉब्लम है या एनटीए बॉडी ही खराब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ये जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन पर क्लैरिटी आए, इन पर एक सही हमें आंसर मिले, हमारे बच्चों को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले, वो नहीं मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। बॉडी तो आप कोई ना कोई बॉडी तो बनेगी, उसका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो तो उसमें नहीं जा सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी शायद ज्यादा चाहिए। और जिस तरह इस पूरे नीट के मामले को हैंडल किया गया है, इंफॉर्मेशन को बार बार थोड़ा थोड़ा करके रिलीज किया गया, जब क्वेश्चन रेज हुए तब उसको बताया गया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं इसी पिछले 10-15 दिन में। तो मुझे लगता है इसीलिए एक सवाल उठता है। अलग साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या ये बॉडी कॉम्पिटेंट नहीं है इतने बड़े उसको हैंडल करने के लिए, या फिर ये किसी संगठित भ्रष्टाचार की शिकार है जो शायद होता हुआ दिख रहा है? अभी कोर्ट में मामला, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एक जांच की भी बात हो रही है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, बहुत अर्ली होगा कि मैं ये कह दूं कि बॉडी कॉम्पिटेंट नहीं है या कोई संगठन इसमें शामिल है। और मैं भगवान से और
हम सब अपने संविधान से यही मनाएंगे कि ऐसा कुछ भी ना निकले, क्योंकि हमारा भरोसा हिल जाएगा एजुकेशन सिस्टम से, सारे टीचरों का, सारे बच्चों का, सारे अभिभावकों का। हम कैसे जिएंगे आगे अगर हमें ये पता चलता है कोई संगठन शामिल है? तो मैं ये चाहता हूँ, ये मनाता हूँ, और मैं यही सुनना चाहता हूँ कि ऐसा कोई संगठन ना निकले, ऐसी कोई खामी ना निकले। रही बात कॉम्पिटेंसी की, देखिए कॉम्पिटेंसी पे तो अभी क्वेश्चन उठाना मुश्किल है, क्योंकि 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क। हम सब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, जेईई मेंस का भी एग्जाम कराते हैं। फिर हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं और आप कोर्ट में क्यों गए? हम कोर्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इस बार जिस तरह से चीजें आई हैं उसमें इरेगुलरिटीज हैं। अगर आप पूछोगे क्या इस बार जो इन्होंने चीजें कराई क्या वो सही थी, नहीं, वहां बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। पर इससे मैं इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट यस देयर आर प्रॉब्लम इन द डेटाबेस, देयर आर प्रॉब्लम इन द हैंडलिंग, हाउ एनटीए हैंडल दिस मैटर। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी जिसके बारे में मैंने बार बार कंसर्न रेज किया कि एक तो प्रॉब्लम होना, एक प्रॉब्लम को हाइड करना, लगातार इंफॉर्मेशन को छुपाना। और आपने देखा होगा कोई भी बड़ी संस्था होती है तो किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहला सोल्यूशन जो होता है वो होता है डिनायल, कि इसको हम नकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एनटीए ने वही रवैया अपनाया कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कुछ बच्चों को ग्रेस दिया है, 719 नंबर आए हैं। फिर पता चलता है 720 नंबर भी ग्रेस थे, तब कहते हैं हाँ, फिर कहते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस दिया, फिर फॉर्मूला नहीं बताते और अंत में आके कोर्ट में तुरंत सरेंडर कर देते हैं कि नहीं ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही गलत था। सेम चल रहा है पेपर लीक के केस में। मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उनसे 1 महीने से पेपर मांग रही है, एनटीए उनको ओरिजिनल पेपर नहीं दे रहा है। अब लास्ट में वो पेपर दे देंगे, कह देंगे कि ठीक है हमें लेट में इंफॉर्मेशन मिल गया समथिंग। तो डिनायल ये जो तरीका है ना, लेड बैक तरीका है, ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला वे है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरे एनटीए में प्रॉब्लम है, पूरी टॉप हायरार्की में प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है पेपर लीक के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई डायरेक्टर जी लगे हुए ऐसे लगे हो, ये सब चीजें तो निचले स्तर से होती हैं। अब समय आ गया इसको जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें और इसको जल्द से जल्द सुधार ले, इंस्टेड ऑफ अभी भी डिनाई कर रहे हैं। क्योंकि एवरी डे जो यहाँ से हम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के ऊपर वो डाउट पैदा हो रहा है, बच्चों का विश्वास हिल रहा है, बच्चे परेशान हैं। अब आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर अब बच्चे कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि हमें कोई भरोसा नहीं रहा एनटीए के ऊपर, हमें एनटीए की कमेटी नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट कमेटी चाहिए। बच्चा रोड पे क्यों आ गया? 18 साल का बच्चा जो डॉक्टर, देखिए कुछ लोग तो पॉलिटिक्स करने के लिए भी रोड पे आए, मैं उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं लगातार अभी भी आपके माध्यम से ये कहूंगा कि बच्चे अगर रोड पे आए भी हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हो सकता है प्रोटेस्ट ना करें तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें। पर बहुत से लोग पॉलिटिक्स करने भी रोड पे आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। पर 18 साल का बच्चा रोड पे है, डॉक्टर बनने जा रहा है, उसके बाद हम हाथ जोड़ के फिर उसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जान बचा लीजिए, कोविड आ गया है। जब हम डॉक्टर बना रहे हैं तो वहां पे हम सोच रहे हैं जुगाड़ से भी डॉक्टर बन जाए तो ठीक है। अरे हाँ, कुछ बच्चों का पेपर लीक हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, 2-3 सेंटर छोड़ के कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, हमने 1500-2000 बच्चों को ग्रेस दे दिया है, कोई बात नहीं, जुगाड़ से भी डॉक्टर बन रहे हैं तो ठीक है। और जब प्रॉब्लम आती है तो हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन में एक गलती करता है तो मारपीट करने लग जाते हैं। तो आपका जब प्रोसेस ही इतना फ्लॉड है तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि एंड रिजल्ट आपका बेहतरीन होगा? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस टाइम जरूरत है। पर कॉम्पिटेंसी पे जहाँ पे सवाल है ना, इट्स टू अर्ली टू आस्क सच अ बिग क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाला। एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो, आई जस्ट डोंट वांट, वी ऑल डोंट वांट दैट। राइट, हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम और हमारे देश का बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्थान, लेकिन जो घटा है, क्योंकि आप ही लोगों ने आवाज़ें उठाई और इसीलिए आज हम टीवी पे बैठे हैं। आप भी पिटिशनर हैं, एक और पिटिशनर जो आने वाले थे वो नहीं आए, बाकी सब लोग भी जो यहाँ बैठे हैं एक सुर में वही बात कर रहे हैं। डॉक्टर चावला, अब अगर इसको देखें कि बहुत सारे कुछ सेंटर्स के नाम आए जहाँ से कुल आई थिंक अभी तक 19 ये नंबर है जो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जिसमें पेपर लीक की बात हुई कि कहाँ उनको ले जाया गया, कहाँ क्या किया गया, बिठाया गया, पेपर दिलाया गया, पेपर फाड़ा गया, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं। अब उसमें कितनी झूठ कितनी सच ये तो हम यहाँ सत्यापन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन एक तो हो गया घटनाएं घटी, और एक है कि जब ये रिजल्ट आउट हो रहा है उस रिजल्ट को देखकर ही तो अलग साहब गए ना कि ये क्या है भाई, इसका जवाब दीजिए। या जितने भी पिटिशनर गए, तो क्या टॉप लेवल पर जब वो रिजल्ट फाइनलाइज हो रहा था तो बॉडी को ये समझ में नहीं आया कि ये रिजल्ट आउट करेंगे तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसमें गलती है, इसको अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, रिजल्ट भी आप देखिए कब आता है, रिजल्ट अपने तय समय से शायद 1 महीना पहले आया है, और तो और वो उस दिन आया है जिस दिन देश की नई सरकार का रिजल्ट आ रहा था। तो ये सारी चीजें क्या कोइंसिडेंसेस हैं या फिर इनमें कुछ पढ़ा जा सकता है? देखिए, वही बातें हैं कि 1-2 गलती हो सकती है, 1-2 इरेगुलरिटी हो सकती है, इतना बड़ा एग्जाम है, पर इतनी सारी इरेगुलरिटीज, इतने सारे कोइंसिडेंसेस, ये तो बहुत ज्यादा स्पूरियस लगता है हमें। और जिस तरह की बात है कि इलेक्शन के दिन वाले दिन जो है रिजल्ट निकालना, ये भी अगेन बहुत ही स्पूरियस कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिकॉज आई थिंक 14 को रिजल्ट आना था और 10 दिन पहले यानी कि 4th को आ गया। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि
10 दिन पहले किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आ गया। अमूमन जो है रिजल्ट डिले होता है और 10 दिन पहले रिजल्ट आना, वो भी चुनाव के दिन, ये बहुत ही स्पूरियस है। और जिस तरह की रेगुलरिटी सामने आई है ये बहुत ही ज्यादा ग्रॉस है। मतलब कि कोई भी आप समझिए कि आम इंसान भी जो है इस बात को समझ सकता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम है दुनिया का जिसमें एक साथ 67 बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम है, जेईई का एग्जाम है, मल्टीपल प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, भर्ती के एग्जाम होते हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें कि एक ही इतने सारे बच्चे जो है ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, इतने सारे बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। और जो भी एग्जाम होता है उसका एक लेवल होता है, उसका एक कट ऑफ होता है। अगर हम पुराने एग्जाम से कंपेयर भी करें तो ये जो एग्जाम था उसमें हो सकता है मामूली डिफरेंस रहा हो, पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहा हो सकता है थोड़े से बच्चे बढ़ गए हो, बट फिर भी ये सब बातें भी जो है इतने ज्यादा जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है उसको एक्सप्लेन नहीं करती हैं। और जहां तक बात है कि एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, तो एक बात और है कि जब भी जो भी अथॉरिटी है, जो भी ओवरसी कर रहा था इस रिजल्ट को, आई थिंक हो सकता है कि उनके नजर में कुछ बातें गई हों और शायद उन्होंने 4 जून को जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर किया हो। ये सब तो एलिगेशंस है और आशंकाएं हैं, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और जब स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने ये बातें जो है उन तक पहुंचाई कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी सामने आई है, तो रादर देन उन चीजों को एक्सेप्ट करने के वो एकदम से जो है डिनाइल मोड में चले गए और फिर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर बात जो है कोर्ट तक गई। आई थिंक एनटीए को जो है थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, स्टूडेंट्स की बात को समझना चाहिए। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में जो है आई थिंक 3 या 4 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। बहुत से बच्चे होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे। और जब भी इस तरह की जो है इरेगुलरिटीज आती हैं और बच्चों को लगता है कि उनका जो भविष्य अधर में है, तो बच्चे बेचारे जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, हो सकता है कि वो कोई एक एक्सट्रीम स्टेप्स ना ले लें। तो आई थिंक सरकार को भी और कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो भी बच्चे कह रहे हैं उनकी बात को सुनकर एक इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट करानी ही चाहिए और तब तक के लिए काउंसलिंग को होल्ड पे रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या काउंसलिंग होल्ड पर जानी चाहिए। इस तरह की भी पिटिशंस थी और एक पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। आज जरूर उन्होंने फटकार लगाया एनटीए को कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है तो आप इसे सुधारिए। अब ये गड़बड़ी कैसे सुधरेगी? क्या आप काउंसलिंग को रोकें या दोबारा कराएं या पूरा का पूरा टेस्ट दोबारा कराएं, या फिर अब वो जो 1500 बच्चों का जो टेस्ट होना है 63 बच्चों का, उससे काम चल जाएगा? वहां पर भी ऑप्शनल है कि आप दें तो दें, नहीं तो दोबारा अपने पूरा मतलब बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर। तो क्या फॉर्मूला होगा? क्या किसी एक फॉर्मूले से अनिल साहब पूरा का पूरा जो ये प्रॉब्लम हो गई है ये सॉल्व हो जाएगी? देखिए, अभी जो लग रहा है, अभी तो 23rd को इन्होंने री एग्जाम कराया है सिर्फ इन 1563 स्टूडेंट्स का, जिसके लिए अभी एडमिट कार्ड आया है। और ये उस बेसिस पर है जो लास्ट आज से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग को अभी रोकेंगे नहीं, काउंसलिंग चलती रहेगी। लेकिन आज की जो हियरिंग थी, आज की जो सुनवाई थी, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा मुझे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हार्ड स्टैंस लिया है और बोला है कि 0.001% भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें जांच करनी चाहिए। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अगर अब जांच होती है और अगली हियरिंग हमारी 8 जुलाई को है, और अगली हियरिंग में जो भी डिसीजन होगा वहां पे होगा, इस बीच ये एग्जाम भी हो जाएगा जो कि 23rd को ही है, 30 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा और काउंसलिंग भी 4th को हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और ये सब हो चुका होगा, उसके बाद अगर 8 जुलाई को कुछ ऐसा आता है कि नहीं हमें इसको रिवर्स करना है या कुछ और करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी और जल्दी इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो ये एग्जाम को भी शायद पोस्टपोन कर देना चाहिए, जो 23rd को एग्जाम होना है। ये हो सकता है कि स्लाइटली अननेसेसरी एग्जाम हो अभी के लिए, क्योंकि ये थोड़े से बच्चे हैं, इनका एग्जाम बाद में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये एग्जाम करते हैं और बाद में कुछ और डिसीजन होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो मैम श्रेष्ठा जी, इस वक्त जो भी हो, मैं एक शो हमने पहले भी किया, उसमें एक बच्चा आया था जिसके 630 नंबर थे और वो पश्चिम बंगाल से था। उम्मीद कर रहा था कि इतने अच्छे रिजल्ट पर, लास्ट ईयर उसके कुछ 550 थे, इस साल उसको लगा कि 630 आए तो मुझे बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया लेवल पे मिल सकता है। बाद में जब उसे पता चला कि नहीं, उसको तो अपने स्टेट में भी कॉलेज मिलने में अभी क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बहुत डिप्रेस था वो। और ऐसे हजारों लाखों बच्चे होंगे इस वक्त, क्या करना चाहिए उनको?
सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस वक्त जो है, इस सेंसिटिव वक्त पे पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। पेरेंट्स को सबसे पहले एकदम ढाल बन के उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करना है इमोशनली। मैं जितने मैंने कंसल्टेशन किए हैं उसमें से मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगी, मुझे बड़ा सेंसिटिव लगा था वो। एक बच्चा जिसने मुझे आके बोला था कि मैं मेरे घर के, मेरे फैमिली का जो है आखिरी उम्मीद हूँ, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरे माता पिता जो है इसके लिए हर चीज किया है। मेरे बाबा ने जो जमीन जायदाद है वो सब उनको गिरवी रख दिया, बेच दिया, तो मुझे ये बनना ही बनना है। तो ये एक बच्चा हो गया। एक दूसरा बच्चा आया था जिसके घर पे पेरेंट्स का डाइवोर्स का सिचुएशन माहौल था। तो बच्चा ऑलरेडी बहुत बड़ा एंजाइटी में था, उसके सामने ये एग्जाम भी आने वाला था। ये एग्जाम होने के बस आई थिंक 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो वो बच्चे ने क्या किया, 17 साल का बच्चा और एक छोटे बच्चे को ट्यूशन दिया। वो ट्यूशन देते देते उसने थोड़ा सा पैसा जमा किया और मेरे पास आके क्लिनिक में वो फीस भरा। बोला मैम कंसल्टेशन तो मैं फ्री में नहीं ले सकता, मैं आपको फी भर रहा हूँ, ये मैंने बड़े मुश्किल से कमाया है, मेरा ये डिप्रेशन चल रहा है, आप प्लीज मुझे हेल्प करें। तो मेरी ये आवेदन है हर एक पेरेंट से कि आप अपने जज्बात, अपना जो भी है उसको साइड में रख के अभी पहले बच्चे को प्रोटेक्ट करें। कैसा होता है ना, ये मेरी देखी हुई चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ठीक है, आपने एक एग्जाम दिया, उसका आपने क्वालिफाई हुआ, जेई भी अभी अभी हुआ है, तो एग्जाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद उनके जो रिश्तेदार है, दोस्त है, उनका सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऑल इंडिया रैंक कितना मिला। आप क्वालिफाई किए हो, उसका सेलिब्रेशन हम बाद में मनाएंगे, पहले बताओ आपका रैंक कितना आया। इसका मतलब है आप क्वालिफाई करके भी निश्चिंत नहीं है। तो ऐसे दबाव में, ऐसे इमोशनल प्रेशर में हम डाल रहे हैं बच्चों को। इसमें बहुत सारे सिंसियर बच्चे हैं जिन्होंने इस चीज को, एंड आई एम श्योर जितने भी बच्चे ये नीट जेई जो देते हैं बहुत सिंसियरिटी के साथ देते हैं। उसके साथ अगर आप ये चीज होता है, ये डिप्रेशन इज इनेविटेबल। 4-4, 5-6 साल का मेहनत लगा हुआ है इसके पीछे। So parents should protect them. They should not encourage any relative or any friend to further discussion, to do any further discussion on them. जो discussion हम बड़े कर सकते हैं, जो सोच विचार हम बड़े रख सकते हैं, वो बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी ओवर थिंकिंग का शिकार है, ये मामला और बिगड़ सकता है। और जिनका मान लो सारा उम्मीद ही छीन गया है, वो इसको कैटास्ट्रोफाइज कर लेगा कि मेरा इस साल नहीं हुआ मतलब मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने थोड़ी देर पहले की बात है, आपने देखा है कि कोटा में कितना मैसिव लेवल पे सुसाइड हुआ है। यूथ सुसाइड इज ऑन द राइज। बच्चे बहुत जल्द कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, दिस ऑल और नथिंग फीलिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो पहले अपने बच्चों को इमोशनली सिक्योर्ड करे कि इस साल नहीं हुआ अगले साल होगा। प्रशासन के ऊपर भरोसा रखिए, देश का कानून है, जो भी है, इतने बड़े लोग बैठे हैं, वो इस मामले को सॉल्व कर ही लेगा। बच्चा आप मन लगा के पढ़ाई करो, इस बार नहीं होगा अगले बार हो जाएगा। सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ भरोसा, अपना जो भी चीजें बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर दोबारा काम कर सके, इसके लिए एक एम्बियंस क्रिएट करना और घर पे बार बार लगातार इस चीजों के ऊपर डिस्कशन करना अगर बंद हो तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि बच्चा इस लेवल पे होता नहीं है कि वो अपने आप को सही से रख पाए। दे नीड पेरेंटल सपोर्ट ऑन दिस। टीचर्स के सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले का एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू है, तो सभी माता पिताओं से यही अपील है कि भाई जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं या जो भी किसी भी तरीके से इस पूरी प्रोसेस में इंगेज हैं, उनका खास ख्याल रखें। इस वक्त ब्रेक लूँ उससे पहले एक छोटा सा सवाल अलग पांडे साहब की, पहले भी हमने इस देश में व्यापक घोटाला देखा और वो तो किस स्तर पे चीज़ें गई थी, यहाँ उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि खासतौर पे जो मेडिकल वाला पूरा मामला है, एक एक सीट की कीमत क्या होती है, कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ना ये चीज़ जाती है इस तरह की गड़बड़ियों में कि क्या पीछे सब कुछ सही है? नहीं, डेफिनेटली पीछे सब कुछ सही नहीं है और ये मुद्दा होने से आज ये नेशनल इंपॉर्टेंस बना है। आज आप इसके बारे में बात कर रहे हो, हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज दुनिया इस बारे में सुन रही है, न्यूज़ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या पहली बार देश में कोई इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है? नहीं। क्या पहले भी पेपर लीक होते आए हैं? हाँ। क्या पहले भी ऐसी नाइंसाफी हुई है? हाँ। तो बात ये है ना सर कि
अभी एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा ना, तो सारे के सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, ट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, वीडियो बनेंगे, 2-3 दिन बड़ा हल्ला होगा, बड़ी बात होगी। आप देखिए नीट के मुद्दे पे अभी भी बड़े-बड़े लोगों ने कोई भी इसके ऊपर बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। हम कुछ शिक्षक हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस बारे में आवाज उठा रहे हैं। और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मान लेते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन आ भी जाता है, तो क्या होगा? सब लोग भूल जाएंगे, वापस उसी सिस्टम में चले जाएंगे, बातें खत्म हो जाएगी। पेपर जैसे लीक होता था वैसे लीक होता रहेगा, सिंडिकेट जैसे ऑपरेट करता था वैसे ऑपरेट होता रहेगा। सबसे पहली चीज है इंटेंट। क्या हमारा इंटेंट क्लियर है कि हमें इस तरह के माफियाओं को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है? हमें चाहिए ही नहीं पेपर लीक, हमें चाहिए ही नहीं इंपर्सनेशन। काफी हार्ड रूल्स बने हैं, काफी हार्ड लॉज बने हैं। बस प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। आप देखिए ना, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को 1 महीना लग गया ओरिजिनल पेपर मंगाने में। तब तक क्या अपराधी वहां पे अपने कनेक्शन नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा? तब तक क्या उसने अपने चार अपने बचाव में सबूत नहीं इकट्ठा कर लिए होंगे? आप गोधरा के अंदर देखिए, गुजरात में, वहां पे भी एक डिटेल्ड एफआईआर है जो बता रही है किस तरह से एक स्कूल के प्रोफेसर है फिजिक्स के, तुषार भट्ट, जो कि सेट करके बैठे हैं कि 16 बच्चे जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर गोधरा में बैठेंगे, और ये 16 के 16 बच्चे सब बाहर से आए हैं, कोई भी गुजरात का नहीं है। सब दूसरे स्टेट से गुजरात में आके गोधरा सेंटर ले रहे हैं, मतलब कैपिटल सेंटर भी नहीं, गोधरा का सेंटर लेते हैं। सारे के सारे 16 बच्चे उस सेंटर पे बैठते हैं। उनको व्हाट्सएप पे पूरे मैसेज मिले तुषार भट्ट के मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप पे सारे मैसेज हैं। डीएम साहब का आदेश आया था, कैप्चर हुआ उनको मोबाइल, 16 बच्चों के पूरे व्हाट्सएप पे मैसेज हैं कि ये बच्चा कंफर्म है, ये बच्चा कैंसिल है, लिस्ट में एक बच्चा ऐड हो गया है, 16 बच्चे टोटल हैं। ये अपनी ओएमआर में उतना ही आंसर भरेंगे जितना इनको आता है, आगे के आप भर देना। उनकी गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद हो गए। इतने सबूत, इतनी चीज होने के बाद भी एनटीए का अपने स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? एनटीए कैटेगरी डिनाइज एनी पेपर लीक। सो डिनायल इज नॉट द आंसर, स्ट्रिक्ट एक्शंस आर द आंसर। कि आप बोलो अच्छा वहां पेपर लीक हुआ है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ाक से आप पकड़ो। तो क्या हम एफिशिएंट नहीं है? हम एफिशिएंट है। देखिए, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां हमें एक न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च करनी होती है ना, तो वो एक रातों रात एक साइन पे हो जाती है। तो यस, वी हैव दैट पावर, हमारे संविधान में ये सारी पावर है, डिस्क्रिटरी राइट्स है। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ये बात बहुत चल रही काउंसलिंग वाली, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन हम लोग कोर्ट पे थे, जिस दिन फैसला हमारा चल रहा था, उस दिन उन्होंने यही बोला था कि काउंसलिंग को होने देते हैं, एडमिशन को भी होने देते हैं। इन केस कुछ भी गड़बड़ी निकलती है, हमें बाद में कुछ भी गड़बड़ पता चलता है, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बच्चा बैंक से लोन लेके कॉलेज में पढ़ रहा होगा, पीजी ले लेगा, हॉस्टल ले लेगा, कपड़े बहुत मुश्किल है। But Supreme Court has so much power and our system has so much power. It's so much efficient. बात इंटेंट की है, क्या हम एक्चुअली इस प्रॉब्लम को नेशनल इंपॉर्टेंस समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये क्या हम इसको नेशनल सिक्योरिटी का मैटर समझते हैं कि नहीं? क्या डॉक्टर बनाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सारी बात इंटेंट की है। वी आर वेरी केपेबल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। हमें पता है हम जब चाहेंगे हम चीज को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम करना चाहते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। बात इंटेंट की है, और ये इंटेंट फिर हम कहाँ देखें, क्योंकि जो सामने आया है वो तो बहुत ज़्यादा गंभीर भी है, बहुत ज़्यादा दुखद भी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे कि फिर इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। मामला अभी कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देगा, लेकिन फिर भी क्या फिर से एग्ज़ाम करा देना सही है? क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर की बहुत जेन्युइन मेहनत है, वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी पूरी आंसर शीट सही होगी, वो सही अपनी मेहनत से लगा के आएंगे, उनका क्या होगा? तो बड़ी दुधारी तलवार है ये, बहुत ही कश्मकश वाला यक्ष सा प्रश्न है, लेकिन एक कोशिश होगी ब्रेक के बाद उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है एनटीए की अग्नि परीक्षा की, क्योंकि इस बार एनटीए के पूरे प्रोसेस पर, पूरी बॉडी पर बड़े सवाल उठ गए। इस बार की नीट के जो रिजल्ट आए हैं उससे पूरे देश में इस समय बवाल कटा हुआ है, और इसका आगे क्या होगा तो ब्रेक से पहले हमने काफ़ी निटी-ग्रिटी में डिस्कस किया। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या होना चाहिए, कैसे सबके साथ इंसाफ होगा। अभी तो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, ढेर सारी पिटिशंस वहाँ लगी हैं, लेकिन फिर भी एक क्या हल हो सकता है? तो राहुल साहब, क्या तरीका सही होगा? जैसा मैंने ब्रेक के पहले भी कहा कि ये पूरी एग्ज़ाम दोबारा करा देना वो कोई छोटा मोटा काम भी नहीं है, और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि 24-25 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल फेयर रहा होगा सब कुछ। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पूरी तरह सब गड़बड़ा गया होगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी बच्चे के साथ गलत होता है तो वो भी गलत होगा। क्या सॉल्यूशन आपको लगता है? देखिए, पहली चीज़ है जो कि बहुत क्लियर है, काउंसलिंग शुड बी पुट ऑन होल्ड। ऐसा ना हो कि काउंसलिंग बच्चों की हो जाए, बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके बाद इंक्वायरी होती है और फिर पता चलता है कि ये सब तो फ्रॉड था।
सबसे पहले काउंसलिंग जो है उसको होल्ड पे रखना चाहिए, और जो 23 जून को भी जैसा कि बताया जा रहा है कि 1563 बच्चों का री एग्जाम है, उसको भी होल्ड पर रखना चाहिए, क्योंकि री एग्जाम 1500 बच्चों को लेना है या सभी को लेना है, ये निर्भर करेगा कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या डिसाइड करता है इस बारे में। पहली चीज काउंसलिंग को होल्ड पर रखें, और जो 23 तारीख को जो एग्जाम बता रहे हैं उसको भी होल्ड पर रखें, और बच्चों को एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोर्ट कहे कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, बच्चे बेचारे कैसे तैयारी करेंगे, है ना। तो बच्चों को आप एप्रोप्रिएट टाइम दीजिए तैयारी करने का, कम से कम 4 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए। अगर 1 महीने डिले भी हो जाएगा प्रोसेस तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कोविड के टाइम पे और पहले भी ऐसा हुआ है कि काउंसलिंग काफी डिले हुई है। दूसरी चीज ये है कि हम सिर्फ जो एलिगेशन सामने आ रही हैं, जो इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं, ये बहुत ग्रॉस है, लेकिन ये जब इसका निर्णय लेना अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले इस बारे में, और एक अच्छी सी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो डेफिनेटली एनटीए के कर्मचारियों द्वारा ना की जाए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आए जो कि जो भी इरेगुलरिटी हुई है उनको इन्वेस्टिगेट करे। और अगर ऐसा निकल कर आता है कि ग्रॉसली इरेगुलरिटीज हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, या फिर बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, मोर देन 1500 स्टूडेंट, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रैंक में इन्फ्लेशन आया है, तो जरूर री एग्जामिनेशन शुड बी द ओनली सॉल्यूशन। इसके अलावा एक चीज और है कि बाय द टाइम, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को अप्रोप्रिएट टाइम मिलना चाहिए, और जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करानी चाहिए। जी, इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए। अनिल साहब, लेकिन अब चूंकि ये कोई ऐसी इंक्वायरी तो है नहीं जो सालों साल चलती रहे और ठीक है जब निकल के आ जाए, क्योंकि हमारे देश की जो पूरी कानूनी रफ्तार है वो हम सब जानते हैं, और ये भी है कि इन सी चीज़ों में समय भी लगता है। तो ये अगेन थोड़ा एक टाइट रोप पे चलने जैसा होगा। आप महीना 2 महीना तक तो डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाएंगे। बच्चों का सेशन शुरू होना होगा, तमाम चीज़ें हैं, अगली नीट और ये सब। तो क्या इसमें कुछ इस तरह का एक्सडाइट काम हो जहां पर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो या जैसे भी हो सरकार की तरफ से आए, जहां पर एक फास्ट ट्रैक इंक्वायरी हो या फास्ट ट्रैक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसमें सब कुछ जल्दी से हो, तुरंत से हो और हमारे सामने चीजें आए? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा कि सब कुछ फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि अभी ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में भी सेशन पूरा डिले हो रहा है और उसके भी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट्स आते हैं और क्योंकि बहुत एक चेन है बेसिकली ये। तो बहुत जल्दी हमें कुछ करना होगा। अब अगर हम काउंसलिंग को नहीं रोकते या फिर ये जो एग्ज़ाम है 23 वाला ये भी होता है और 8 तारीख को फिर कुछ आता है और इंक्वायरी होती है, उससे तो ये बहुत लंबा खिंचने वाला है मैटर। मुझे लगता है कि उससे काफ़ी डिले हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जल्दी से जल्दी हमें एक ये डिसीजन आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो। मुझे तो लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये हो चुका है, और जैसा आपने बताया कि 2 पहलू हैं कि अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा, नुकसान होगा, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द ईयर्स हुई है। एग्ज़ाम में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ हुई हैं, तो री एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसकी मुझे लगता है कि बच्चों में एक, पेरेंट्स में भी एक एक्सेप्टेंस है, टू सम लेवल देयर इज एक्सेप्टेंस। तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो होनी चाहिए कि इसमें डिटेल में जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी हो, चाहे वो एक किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के द्वारा हो, क्योंकि हमें सिस्टम को फिक्स करना भी बहुत जरूरी है कि चलो अभी इस बार हो गया, बच्चे परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, लेकिन ये चीज दोबारा ना हो, ये भी हमें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो डिटेल में इंक्वायरी हो, पता लगे कि कहाँ लैप्स हुए, क्या डाटाबेस में लैप्स थे या पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, वो सारी कमियों को ठीक किया जाए, उसका एक प्लान बने और री एग्जाम किया जाए। मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन है। री एग्जाम। राहुल, आपको लगता है कि री एग्जाम मतलब चूंकि बड़ा एग्जाम होगा, फिर से लाखों बच्चों को इसमें रीअपियर होना होगा, मतलब वो एक एक्सरसाइज अपने आप में होगी, बच्चों के लिए भी डेफिनेटली एक इतने बड़े गैप के बाद फिर से बैठना, और बात सिर्फ गैप के बाद नहीं, ये जो इतना बड़ा कांड हो गया इसका एक अलग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली सब बच्चों पे आया होगा। तो री एग्जाम एक सही तरीका होगा। देखिए, पहले भी री एग्जामिनेशन हो चुका है। 2015 में एपीएमटी का पेपर लीक की बात हुई थी, उससे पहले भी जेईई का री एग्जाम हुआ था। तो री एग्जाम कोई पहली बार नहीं हो रहा, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जब भी वाइड स्प्रेड लेवल पर इतना पेपर लीक होता है या वाइड स्प्रेड लेवल पर इरेगुलरिटीज आती हैं, तो री एग्जामिनेशन का प्रावधान है और पहले भी ऐसा हो चुका है। अब देखिए, हर बच्चे की मेंटेलिटी अलग अलग है, हर बच्चा के मार्क्स अलग अलग है, रैंक्स अलग है।
अगर किसी बच्चे की रैंक अच्छी आई है, उसको लग रहा है कि उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो बच्चा री एग्जामिनेशन के फेवर में नहीं होगा, है ना। वो बच्चा जिसके मार्क्स 550 या 600 से कम आए हैं, वो बच्चे चाहेंगे कि री एग्जामिनेशन हो, ताकि उनके पास जो है दोबारा एक स्कोप हो री एग्जामिनेशन होने के बाद अपने रैंक्स को, मार्क्स को इम्प्रूव करने का। तो देखिए ये चीज तो डिवाइड रहेगी, सभी बच्चे एक ही तरह का डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे। और आप ये भी समझिए ना कि जैसे 24 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, कुल मिला के 50,000 सीट्स हैं, तो इन टोटलिटी हम देखें तो स्टार्टिंग के जो 1 लाख बच्चे यानी कि जो 1 लाख रैंक के अंडर आ रहे हैं, मेन कंपटीशन जो है वो उन्हीं बच्चों के अंदर है ना। अब या तो हम उन्हीं 1 लाख बच्चों से पूछे कि बच्चों तुम क्या चाहते हो, या हम सभी 25 लाख बच्चों से पूछे कि तुम क्या चाहते हो। आई थिंक ये बहुत ज्यादा जो है कैओटिक हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजेस जो हैं वही इस बात पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एविडेंसेस। एंड आई थिंक वही बात है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पेरेंट्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट ऑब्जेक्टिविटी यही है कि अगर मैसिव इरेगुलरिटी हुई है और अगर 10-50 बच्चों का भी अगर फ्यूचर खतरे में आया है, तो हमें री एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। जी ठीक है डॉक्टर श्रेष्ठा, तो देखिए अभी सब कुछ ओपन है, अभी मामला कोर्ट में भी है, हो सकता है कि काउंसलिंग होल्ड हो जाए, हो सकता है री एग्जामिनेशन हो सकता है पार्ट री एग्जामिनेशन हो, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। ऐसे में आपने पहले बताया कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो बच्चा है जो खुद इस सब से गुजर रहा है, उसके लिए, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगी, क्योंकि अभी ये पूरा ओपन मामला है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, और इसका जो रिपरकशन होगा वो बच्चा लेने के लिए सक्षम हो ना हो, लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस। और सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि ये जो इससे पहले पेपर लीक हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, पर ये जो धीरे धीरे एक आदत ना बन जाए, जिसका मुझे डर है और शायद सबको ये डर है कि ऐसा होता है, होगा, चलता है, चलने दो, ये जो ग्रांटेड लेने का जो तरीका, ये कायम ना हो जाए। लोग एक्सपेक्ट ना करने लगे कि ऐसा होता है और ऐसा हो भी सकता है। बिकॉज हम ना सिर्फ डॉक्टर नहीं बना रहे, हम सिर्फ इंजीनियर नहीं बना रहे, हम कैरेक्टर बना रहे हैं। डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, वैल्यू, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मोरालिटीज, ये इतने सारे चीजें हम एक बच्चों में डाल रहे हैं। इसका तो खैर अलग बात हो गई। अब ये जो सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो गया, जैसा मैं डॉक्टर राहुल के साथ बहुत ज्यादा सहमत हूं कि कुछ बच्चे ने अपना बेस्ट ऑलरेडी दिया है, और कुछ बच्चे उम्मीद भी करेंगे चलो इस बार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, शायद मुझे मौका मिल जाए, मैं और अच्छे से तैयारी करूं और अच्छा करूं। पर जिसने 16, 17, 18 घंटा प्रिपेयर करके सच में अपना बेस्ट दिया है, हो सकता है कि अगले अपॉर्चुनिटी में उसका बाजी पलट जाए, लक फेवर ना करे, कुछ और हो जाए। तो इट्स लाइक somebody telling us कि आप go back in time और अपना बोर्ड एग्जाम दोबारा दो, 10+2 दोबारा दो, ग्रेजुएशन दोबारा दो। इतना ही भारी भरकम हो रहा है बच्चों के ऊपर। बट एनीवेज, दिस इज एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, और शायद इट विल ऑल्सो बी अ टेस्ट फॉर देयर रेजिलियंस कि चलो ये एक परिस्थिति हो गई है, अब मन जुटाओ, दोबारा करो। बिकॉज अल्टीमेटली मेडिकल प्रोफेशन में तो यही है ना, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ टेस्ट ऑफ एवरी थिंग दैट यू हैव वर्कड फॉर। आपके कितना पेशेंस है, आपकी कितनी इंटेलिजेंस है, इंटीग्रिटी है, वैल्यूज है, जो भी है, हर एक का टेस्ट है, जिंदगी भर चलेगा। तो प्रोबेबली पेरेंट्स इस तरीके से काउंसिल करे, अपने बच्चों को मोटिवेट करे कि ये एक परिस्थिति आया है, इसको भी हम गुजर जाएंगे, इसको भी हम पार कर जाएंगे, और अगर जरूरत पड़े तो हम जैसे लोग तो है ही सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई ट्रॉमा बैठा है बच्चे के अंदर, कोई डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, पैनिक अटैक्स है, जो भी है, उसको भी सॉल्यूशन हम अच्छे से कर सकते हैं। सो मैं बोलना यही चाहूंगी कि टेक एक्सपर्ट एडवाइस, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर इट, एटलीस्ट पेरेंट्स शुड प्ले द रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट एट होम एट द मोमेंट। बच्चों को अभी इस चीज की बहुत बहुत जरूरत होगी। सो I would like to say that. Quickly, मैं राहुल साहब आपसे, अनिल साहब आपसे 30-30 सेकंड्स में जवाब चाहूंगा। यहाँ तक तो जो हो गया वो हो गया, इस साल जो होगा वो होगा, अगले साल से ऐसा कुछ ना हो, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? आई थिंक उसके लिए जो भी रेगुलरिटीज आई हैं, मेजरली जो है पेपर लीक और एग्जामिनेशन सेंटर में जो कैओस मचा है उसकी वजह से आई हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर, हम किन सेंटर को एग्जामिनेशन सेंटर बना रहे हैं, उस बात पर जो है बिल्कुल फोकस होना चाहिए।
पेपर लीक ना हो, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मतलब डिपेंड करता है, सब लोग के अलग अलग ओपिनियंस हैं। मुझको लगता है कि जेईई की तरह जो नीट का एग्जाम है उसको भी हम ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं और डिफरेंट फेसेस में, और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। बट अगेन उसमें भी जो है हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके का पेपर बना रहे हैं। हम अगर सेम पैटर्न का पेपर बनाएं और फिर मल्टीपल इस तरह के पेपर के सेट्स बनाएं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएं, और जिस तरह जेईई होता है 2 फेजेस में, तो हम नीट को भी 2 फेजेस में कंडक्ट कराएं, प्रीलिम्स और मेंस। तो आई थिंक हम बहुत हद तक इस तरह की चीजों से निजात पा सकते हैं। ठीक है अनिल जी। देखिए, मुझे 3 चीज़ समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ऑनलाइन एग्जाम से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे इस बार टाइम लॉस हुआ, पेपर लीक हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ये ऑनलाइन एग्जाम होने से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो पहला मेरा मानना है कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। दूसरा, जैसा अभी डॉक्टर ने बोला अभी कि 2 फेजेस में हो, तो वो भी मैं मानता हूं कि अगर प्रीलिम और मेन होगा तो उससे भी काफ़ी छटनी हो जाती है, एक डिसिप्लिन आ जाता है और लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम साल में 2 बार ये एग्जाम कराएं तो भी उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस एग्जाम में कुछ रह गया, कुछ मिस हो गया, तो 1 साल वेट करना पड़ेगा बच्चे को। उसका अगर धांधली हुई है, एकेडमिक सेशन की तो वैसे भी बात आ गई यूजीसी की तरफ से, तो क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो गया, बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों ने दिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने का और बाकी भी। और फिलहाल जो अभी की परिस्थिति है उसमें जैसा मैम ने भी कहा कि प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बच्चों आपको भी अभी रखना है कि नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये पूरा मामला है, वहाँ से क्या फैसला आता है वो देखते हैं। लेकिन प्रयास सबका पूरा ये होना चाहिए, अभी जो हुआ उसको तो बेस्ट पॉसिबल वे में ठीक करें, लेकिन आगे ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए कोई रोबस्ट सिस्टम बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।